am Ravindra Kumar Veda. Welcome to my physics class. Last class we have completed about the impedance and RLC series circuits. Okay. So or also power in AC circuits. So today we are going to discuss about the transformer and LC oscillation. This will be the last class of the alternating current. Okay. So in transformer case, what will happen? Transformer. Why we are using transformer? Now transformer is an electromagnetic device. Transformer is an electromagnetic device which is used to step up. Step up. Step up means क्या होता है? ना increase. Step up means increase. और step down. और step down मतलब decrease. Which is used to step up or step down the supply voltage. Which is used to step up और स्टेप डाउन द सप्लाई वोल्टेज. मतलब इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं. कोई भी एक सप्लाई हम देते हैं कोई भी एक कॉइल में. अब इसको हम चाहे तो आउटपुट में हमको जो मिलेगा आउटपुट हम चाहे तो इसको इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं. इसीलिए हम इसको ट्रांसफार्मर यूज करते हैं. ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस से म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल से ये ट्रांसफार्मर काम करता है. ट्रांसफार्मर काम करता है. कैसे काम करता है देखो. मान के चलो कि ये एक मेरा प्राइमरी कॉइल है और यहाँ पे मैंने एसी सोर्स दिया है जिसमें करंट चेंज होता हुआ नजर आएगा. यहाँ पे मैंने सेकेंडरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल, ये मेरा सेकेंडरी कॉइल. यहाँ पे मैं आउटपुट क्या करूंगा, आउटपुट लूंगा. यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा. वाह, आया समझ में कि नहीं. यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा. अच्छा, अब क्या होता है ना. ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स, दैट इज प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल्स. द कॉइल्स आर laminated to each other, complete, and AC source is given on the input, and across the output we are connecting a load resistance, that is RL. These two coils, this primary coil and secondary coil, are placed very close to each other. आया समझ. This primary coil and secondary coil are placed very close to each other. तो क्या होता है ना, हमको यहाँ पे मिलेगा phi p equal to phi. The flux linked with the primary coil must be equal to the flux linked with the secondary coil in case of design of transformer. हमको ट्रांसफार्मर ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा कि इन दोनों के पास का सेपरेशन डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा, ताकि प्राइमरी कॉइल में जो फ्लक्स मेरा चेंजेस होगा सेकेंडरी कॉइल में भी वही फ्लक्स मेरा चेंजेस होगा. आया समझ में कि नहीं. अरे हाँ या ना. तो इससे क्या होता है ना, हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं. तो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस क्या है. सेकेंडरी कॉइल में मेरा ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेकेंडरी कॉइल में मेरा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो अगर यहाँ पे मुझे इनपुट दे रहे, सेकेंडरी कॉइल से ईएमएफ इंड्यूस हो सकते हैं, तो मैं सेकेंडरी कॉइल के जो ईएमएफ आ रहा है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ. The input is given across one coil and output is taken across the another coil. That means you are giving input to the primary coil and you are taking the output from the secondary coil. Secondary coil से जो output लोगे, secondary coil से जो output लोगे, तो वहां से तुमको क्या करना है, उसे कंट्रोल करोगे. कैसे कंट्रोल करोगे देखो. मुझे पता है कि EP इक्वल टू माइनस NP d phi p by dt. हाँ कि नहीं, मुझे ये पता है. अरे हाँ या ना. ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात है. सुनो, मेरा यहाँ पे EP क्या होता है, EP क्या होता है ना, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल. NP क्या होता है, NP होता है नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी कॉइल. अरे हाँ यार ना, नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी कॉइल. EP मेरा होता है वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, NP होता है नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल. NS क्या होता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल. ES मेरा क्या होता है ना, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल. वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है. EP मेरा हुआ वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, ES मेरा हुआ वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, NP हुआ नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, NS मेरा हुआ नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल.
अब ईपी इक्वल टू जो मेरा आया माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी, उसी तरह यहाँ पे जो ईएमएफ आएगा कहाँ पे सेकेंडरी कॉइल्स पे, तो ई एस इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एन एस डी फाई एस बाई डी टी। अरे हाँ या ना, अकॉर्डिंग टू Faraday's laws of electromagnetic induction, EMF induced due to the rate of change of magnetic flux। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, मान के चलो np नंबर ऑफ टर्न्स है इन द प्राइमरी कॉइल, तो EP क्या हो गया ना माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी। सिमिलरली ES क्या आ गया माइनस एन एस डी फाई एस बाई डी टी। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, इन दोनों को डिवाइड कर लो। EP बाई ES इक्वल टू माइनस एनपी डी फाई पी बाई डी टी, ES हो गया माइनस एन एस डी फाई एस बाई डी टी। तो ये देखो, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सेम है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों में सेम आएगा क्योंकि these two coils are placed very close to each other। तो ये क्या हो जाएगा EP बाई ES इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हुआ तो NP बाई NS। आया समझ में? यहां से मुझे सेकेंडरी कॉइल में मुझे EMF चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा फॉर्मूला ना, NS बाई NP इंटू EP। कोई भी एक अननोन हो, तीनों यहाँ पे 3 फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन, ये चारों में से कोई तीनों मुझे पता है और एक कोई मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। आया समझ में? नहीं तो ES मुझे मिल सकता है। तो ये किसके होगा, हमारा नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को वेरी करेंगे, जो हम कर सकते हैं, किसी में ज्यादा वाइंडिंग किसी में कम वाइंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हमको मिल सकता है सेकेंडरी वोल्टेज। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। देखो फाइनल एक्सप्रेशन मेरा क्या आया, फाइनल एक्सप्रेशन मेरा आ रहा है ES बाई EP इक्वल टू NS बाई NP, हाँ कि नहीं? अच्छा, एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर मीन्स टू इंक्रीज द वोल्टेज, to increase the voltage across secondary coil, to increase the voltage across secondary coil। अरे हाँ ये ना, स्टेप ऑफ ट्रांसफर मतलब क्या होता है, टू इंक्रीज द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज मुझे ज्यादा चाहिए, तो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज आ जाए मतलब क्या होगा, NS ग्रेटर देन NP। अरे हाँ या ना, ES ग्रेटर देन EP। क्या समझ में आ रहा है ये मेरी बात? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सेकेंडरी कॉइल पे मुझे वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो ES EP से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, NS ग्रेटर देन NP होगा। अरे हाँ या ना, ना इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मेरी पहली बात गई। दूसरे के लिए मैं लिख सकता हूं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, टू डिक्रीज द वोल्टेज, टू डिक्रीज द वोल्टेज across the secondary coil, across the secondary coil। हमको कम वोल्टेज चाहिए, जो सप्लाई आएगा, जो सप्लाई यहां से आएगा उससे हमको कम वोल्टेज चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, EP इज लेस देन ES, सॉरी EP इज ग्रेटर देन ES। अगर EP मेरा ES से ग्रेटर हुआ तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो हम नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी में वेरी कर सकते हैं। तो जो ट्रांसफर जिस तरह से हमको आउटपुट में वोल्टेज चाहिए, उसी तरह से हम नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी करके चेंज करके हम आउटपुट निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ चलिए अब देखो और एक चीज, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ध्यान से सुनना, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है मेरा ना, आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है ना, आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या होता है, ES इंटू IS, इनपुट पावर होता है EP इंटू IP। आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर, ES इंटू IS इक्वल टू EP इंटू IP। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा ना, ES बाई EP इक्वल टू IP बाई IS। अरे हाँ या ना, ES बाई EP इक्वल टू IP बाई IS। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ES बाई EP
इक्वल टू NS बाई NP इक्वल टू IP बाई IS। क्या आया समझ में? अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत, यही होता है मेरा फाइनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जहां पे ES ज्यादा होता है वहां पे IP ज्यादा होता है। इसका मतलब स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर जब ES बदन EP आया, NS बदन NP आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? IP ग्रेटर देन IS, IP ग्रेटर देन IS। यहाँ पे ऐसे क्या जाएगा ना, IS ग्रेटर देन IP, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई दिक्कत हो रहा है? आया समझ में? चलो, सारे चीज कहानी था ट्रांसफॉर्मर की, सारे चीज को लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके हम आगे बढ़ेंगे। छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल्स लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन दिया गया है? द प्राइमरी ऑफ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैविंग 520 टर्न्स। लिख लो यहाँ पे, एनपी मेरा क्या है? 520 टर्न्स है। इज कनेक्टेड टू हाउस लाइटिंग सर्किट ऑफ 120 वोल्ट एसी। ईपी मुझे क्या कनेक्ट कर रहे हैं? 120 वोल्ट। सेकेंडरी इज टू डिलीवर 2500 वोल्ट। मुझे सेकेंडरी में इतना वोल्टेज चाहिए, 2500 वोल्ट। हाउ मेनी टर्न्स इट मस्ट हैव? हाउ मेनी टर्न्स इट मस्ट हैव? एनएस मुझे क्या चाहिए? मुझे फॉर्मूला दिया गया है एनएस बाई एनपी इक्वल टू ईएस बाई ईपी। एनएस बाई एनपी इक्वल टू ईएस बाई ईपी। तो मुझे एनएस क्या मिलेगा ना, ईएस बाई ईपी इंटू एनपी। तो मुझे एनएस क्या मिला? ईएस मुझे क्या है? 2500, ईपी मुझे क्या है? 120, एनपी मुझे क्या मिला? 520। क्या समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? इसको सॉल्व करके लिख सकते हो आंसर? अरे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया? देखो, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। ईपी मुझे क्या दिया गया? 220 वोल्ट एंड सप्लाइज टू ए लोड ऑफ 2 एम्पियर। आईपी मुझे क्या दिया गया है? 2 एम्पियर। तो रेशियो ऑफ सेकेंडरी एंड प्राइमरी वाइंडिंग, दैट मींस एनएस बाई एनपी मुझे दिया गया है 5/1। सेकेंडरी एंड प्राइमरी वाइंडिंग इज एनएस बाई एनपी 5/1। द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 80%। मतलब ईटा मुझे दिया गया है 80%, दैट इज पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट मुझे दिया गया है 0.8। है समझ में? ओके। फॉर डिटरमाइन द प्राइमरी करंट मुझे क्या क्या पूछा गया है? आईपी पूछा गया है, सेकेंडरी वोल्टेज ईएस मुझे पूछा गया है, आउटपुट पावर भी मुझे पूछा गया है। क्या मुझे पता है एनएस बाई एनपी इक्वल टू ईएस बाई ईपी होता है। अब ये 5/1 हुआ, तो क्या मुझे यहाँ से ईएस मिल सकता है? 5 इंटू ईपी। तुमको ईएस इक्वल टू 5 इंटू ईपी का वैल्यूज है 220, तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो 1100, इतना वोल्ट आ जाएगा मेरा ईएस। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे पावर आउटपुट मतलब ईएस बाई इंटू आईएस, ईपी इंटू आईपी, दैट इज इक्वल टू 0.8। क्या यहाँ पे तुमको ईएस पता है, ईपी तुमको गिवन है, आईपी भी तुमको गिवन है, तो क्या तुमको सप्लाइज टू ए लोड ऑफ 2 एम्पियर, मतलब आईएस मुझे 2 एम्पियर दिया गया है। तो तुमको यहाँ पे आईएस भी गिवन है, तो यहाँ पे तुमको आईपी मिल जाएगा 0.8 इंटू ईपी डिवाइडेड बाई ईएस इंटू आईएस। यहाँ पे तुमको ये मिल जाएगा आईपी इक्वल टू 0.8 इंटू ईपी बाई ईएस इंटू आईएस। यहाँ पे तुमको आईपी मिल जाएगा। अच्छा, ये आईपी मुझे मिल गया, ईएस मिल गया। अब मुझे पावर आउटपुट चाहिए। पावर आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? ईएस इंटू आईएस। ये आईएस पता है तो तुमको आराम से मिल जाएगा। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, आगे देखते हैं एलसी ऑसिलेशंस के बारे में। नेक्स्ट डिस्कशंस करेंगे एलसी ऑसिलेशंस के बारे में। एलसी ऑसिलेशंस क्या होता है? एलसी ऑसिलेशंस का मतलब क्या होता है? कोई एक नॉन रेजिस्टिव सर्किट में एक चार्ज कैपेसिटर क्या करता है? एक इंडक्टर को चार्ज करता है। इंडक्टर पहले अनचार्ज था, अब एक चार्ज कैपेसिटर हमारे पास जो था उसको वो चार्ज करता है। किसको ना? इंडक्टर हैविंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सर्टेन फ्रीक्वेंसी। देखो डेफिनेशंस क्या होता है? when a charged capacitor is allowed to discharge
through a non-resistive non-inductor, then electrical oscillation of constant amplitude and frequency of constant amplitude and frequency are produced. This is called LC oscillation. क्या हुआ ना, एक चार्ज कैपेसिटर्स क्या होता है, इस डिस्टेंस मतलब चार्ज कैपेसिटर जो था वो जीरो चार्ज को आएगा थ्रू ए नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, मतलब उस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं होगा, उस सर्किट में इंडक्टर होगा। तब क्या होगा ना, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर प्रोड्यूस्ड। अब ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं क्या कि एलसी ऑसिलेशन। देखो नॉन रेजिस्टिव सर्किट है तो मेरा क्या आएगा, रेजिस्टेंस जीरो आएगा, तो आई इक्वल टू क्या आएगा, ई बाई आर, दैट इज ई बाई जीरो इक्वल टू इनफाइनाइट। तो इसका मतलब वहां पे पहले से ही कुछ करंट से, मतलब जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर मेरा जब एलसी सर्किट मैंने यूज किया तो वहां पे जो कैपेसिटर है वो पहले से ही चार्ज होके है। तो मान के चलो कि वहां पे जो कैपेसिटर था, जैसे कैपेसिटर था, ये एक मेरा इंडक्टर था, ये मेरा सर्किट है, आया समझ में कि नहीं, ये मेरा एक सर्किट है। अब यहाँ पे जो था, यहाँ पे पहले से ही मुझे प्लस माइनस मतलब कैपेसिटर इस तरह चार्ज हुआ है, आया समझ में कि नहीं। अब जब कैपेसिटर इस तरह का चार्ज हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा ना, यहाँ पे पहले से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसका वैल्यूज है हाफ क्यू नॉट स्क्वायर इंटू सी, क्यू स्क्वायर सी बाई टू, मतलब क्यू नॉट स्क्वायर इंटू सी। यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी मेरा क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी मेरा जीरो है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, पहले से इस तरह का है। अब ये डायग्राम नंबर 1 में मान लेता हूँ, ये डायग्राम नंबर 1। जब मैं डायग्राम नंबर 2 किया, अब ये जो चार्ज होके हैं, जब मैंने सप्लाई दिया, जब मैंने स्विच ऑन किया सर्किट का, तो ये कैपेसिटर काम करने लगेगा। जब हम मोबाइल को चार्ज कर देते हैं, मोबाइल को चार्ज करने के बाद जब डिस्कनेक्ट करते हैं, तब क्या टोटल चार्ज मेरा नील हो जाता है? नहीं, हम जब मोबाइल को यूज करते हैं तब जो कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोरेज के हैं वो आके मेरा काम करता है। तो अब यहाँ पे से जो चार्ज स्टोर हुआ था कैपेसिटर में, अब वो क्या करेगा ना, ये जो इंडक्टर है उसको चार्ज करेगा, मतलब यहाँ पे करंट पास करने लगेगा। यहाँ पे क्या करेगा, करंट पास करने लगेगा। ध्यान से देखना, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, तो करंट कहां से गया, इस तरह का करंट गया। जब इस तरह का करंट चलेगा, तो वहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या मेरा इस तरह चलेगा, क्या मेरा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह चलेगा, अरे हाँ या ना। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह गया, तो इसने क्या किया, इंडक्टर को चार्ज किया। जब इंडक्टर को इसने चार्ज किया तब क्या होगा, यहां से जो चार्ज स्टोरेज हुआ था, यही चार्ज वहां पे करंट आया, करंट हो गया, इसको चार्ज किया। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी डेवलप होगा, इंडक्टर के पास करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कुछ एनर्जी डेवलप होगा। हमने पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इंडक्टर हाफ एल आई का स्क्वायर। तो ये एनर्जी स्टोरेज, ये एनर्जी कहां से है, इसी कैपेसिटर से है। तो कैपेसिटर जो एनर्जी लॉस कर रहा है, दैट्स एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी अक्रॉस द इंडक्टर। तो ये मुझे इस तरह का मिला, ये मुझे इस तरह का मिला, यहाँ पे यूबी मिला, यहाँ पे मुझे यूई मिला, यहाँ पे मुझे यूबी मिला, यहाँ पे मुझे यूई मिला। मतलब कुछ टाइम के लिए एनर्जी लॉस बाय द कैपेसिटर इज इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय द इंडक्टर हो जाएगा। आया समझ में। अब 3 में क्या आया, अब एक ऐसा टाइम आएगा, जहां पे ये कैपेसिटर जो है टोटली जीरो चार्ज हो जाएगा, नील हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो चार्ज है, यहाँ पे तो करंट ऐसे चल रहा था, अब ये करंट क्या होगा ना, मैक्सिमम हो जाएगा, ये नील हो जाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम करंट चलेगा, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम करंट चलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी क्या हो जाएगा ना, यूबी इक्वल टू हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे जो यूई है, यहाँ पे यूई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे यूई नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अब मैंने क्या देखा, पहले स्टेप में मैंने देखा कि मेरे पास एक कैपेसिटर पहले था जिसके पास एनर्जी था हाफ क्यू नॉट स्क्वायर।
अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगा हम स्विच ऑन करने के बाद। अब ये इंडक्टर को चार्ज करने लगा। जब इंडक्टर चार्ज हुआ तो दोनों के पास कुछ कुछ एनर्जी आया। उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब कैपेसिटर का चार्ज टोटल जीरो हो जाए। जब कैपेसिटर में चार्ज जीरो हो जाए, सर्किट में करंट हाई हो गया, I इक्वल टू I नॉट। उसी करंट के वजह से यहाँ पे हाईएस्ट मेरा एनर्जी आएगा। क्या मेरी बात समझ में? अब ये क्या करेगा ना, ये इंडक्टर जो है ये उसका जो अब यहाँ पे करंट कम जाएगा, करंट आस्ते आस्ते डिक्रीज होना शुरू करेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। अब ये क्या करेगा, जब यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने लगेगा, अब ये क्या करेगा ना, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ या लेंजेस लॉ की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब देखो मैं इक्वेशन मतलब डायग्राम नंबर 4 कर रहा हूं, आया समझ में कि नहीं? डायग्राम नंबर 4 में क्या आता है ना, डायग्राम नंबर 4 में ये क्या होगा ना, अब ये इसको चार्ज करने लगे, मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी में। मगर ऑपोजिट पोलैरिटी में इंडक्टर, द फ्लक्स अक्रॉस द इंडक्टर स्टार्ट्स टू डिक्रीज एंड it starts to induce the EMF across the capacitor and charge the capacitor, but in the opposite polarity. Opposite polarity का मतलब क्या है? पहले मेरा ये प्लस था ऊपर वाला, अब ये प्लस इधर हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में नहीं? तो करंट यहाँ पे कैसे चलेगा? करंट तो ऐसे ही चल रहा होगा, अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे मेरा मैग्नेटिक एनर्जी भी आएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी भी आएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे टोटल जीरो हो जाएगा। अब ये जब चार्ज करते हुए इसके पास आएगा, ये फुल्ली चार्ज हो गया, अब इसके पास टोटल जीरो हो गया। जो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे फुल्ली चार्ज कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज एंड द इंडक्टर इज टोटली डिस्चार्ज। इंडक्टर के पास कुछ एनर्जी नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे कैसे मिलेगा ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे जीरो मिलेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी मुझे मिलेगा UE इक्वल टू हाफ Q0 का स्क्वायर इंटू C। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? स्क्रीन को पॉज करके कर लो। नेक्स्ट बात 5 के बाद नेक्स्ट को चलते हैं। देखो नेक्स्ट के बाद क्या आता है, ये प्रोसेस 5 के बाद अब ये क्या हुआ, ये फुल्ली चार्ज है। अब ये भी क्या करेगा, इसको चार्ज करेगा, ये भी क्या करेगा, इसको चार्ज करेगा, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। बट इन द मतलब जो पहले जो करंट हमारा चल रहा था यहाँ पे, अब ये इसको ऑपोजिट डायरेक्शन पे करंट चलाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो इधर 6 वाला डायग्राम में कर रहा हूं। अच्छा अब क्या होगा, देखो इधर यहाँ पे मेरा पॉजिटिव कौन है, मेरा पॉजिटिव है निचला वाला हिस्सा। तो क्या चलेगा, ये वाला करंट ऐसे चलेगा, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा ये इस तरह चलते हुए नजर आएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक एनर्जी भी मिलेगा, मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी भी मुझे मिलेगा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत हो रहा है। अब 7 में क्या मुझे मिलेगा, अब 7 में मुझे क्या मिलेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता चल के इसको टोटली चार्ज कर लेगा। अब ये कैपेसिटर टोटली डिक्रीज हो जाएगा। 7 पे क्या होगा, मुझे कैपेसिटर टोटली डिस्चार्ज हो गया, मतलब यहाँ पे मेरा इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये मुझे आ जाएगा हाफ LI नॉट का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? ये टोटल एक प्रोसेस के तरह है, आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? मतलब कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ये काम हो रहा है। वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या है ना, वही जो हम पढ़ रहे थे, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी से LC ऑसिलेशंस मेरा काम करता है। F0 इक्वल टू 1/2 पाई LC का रूट ओवर, इसी फ्रीक्वेंसी से ये काम करता है। पहले कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज था, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के बाद
पहले जो कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज था, ये 1, देखो मैं कर लेता हूँ, लेवलिंग कर लेता हूँ, कंफ्यूजन मत होना। ये 2, वाह, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। वाह, पहले कैपेसिटर मेरा चार्ज होके था, उसको चार्ज को यूज करके मैंने इंडक्टर को चार्ज किया, जबकि मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। फिर मैग्नेटिक एनर्जी ने पूरा कैपेसिटर को डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर मेरा क्या हो गया, पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। आया समझ में कि नहीं? अब जब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया तो मुझे सिर्फ मैग्नेटिक एनर्जी मिलेगा, जहां पे करंट मेरा मैक्सिमम आएगा, आई नॉट पीक वैल्यू। अब उसके बाद मुझे क्या मिला ना, मुझे मिला ये फ्लक्स जब डिक्रीज होता है ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा कैपेसिटर में। जब ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी मिलेगा, मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलता जाएगा, करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स होता चला जाएगा। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीजें एलसी ऑसिलेशंस का पूरा कहानी था लिख लो। अगर आज के क्लास में कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। तो अल्टरनेटिव करंट का चैप्टर खत्म होता है। वाह, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।